कहानी शुरू होते ही हम देखते हैं कि दिल्ली के स्कूल में देव की टीचर अपना बायोलॉजी का लेक्चर ले रही है। सभी स्टूडेंट्स देवकी को बहुत पसंद करते हैं। तभी क्लास का एक लड़का मोहित आर्या नाम की लड़की को व्हाट्सएप पे अश्लील वीडियो भेजता है। आर्या वो वीडियो देखकर बहुत गुस्सा होती है पर टीचर को नहीं बताती। तब उसकी दोस्त देवकी को ये बात बताती है। देवकी उन दोनों को कहती है कि क्लास में मोबाइल अलाउड नहीं है। जब देवकी वो वीडियो देखती है तो वो भी गुस्सा होती है और मोहित से मोबाइल लेकर खिड़की के बाहर फेंक देती है और मोहित को अपने पेरेंट्स को बुलाने को कहती है। पर मोहित इस बात से मन ही मन देवकी से नफरत करने लगता है। अगले सीन में हम देवकी को अपने परिवार के साथ खाना खाते हुए देखते हैं। वो अपने पति आनंद और छोटी बेटी पीयू के साथ रहती है। वहीं पर हम क्लास की लड़की आर्या को देखते हैं। असल में देवकी आर्या की सौतेली माँ है। आर्या की माँ गुजर जाने के बाद आनंद ने देवकी से शादी की थी पर आर्या देवकी को कभी अपनी मां के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करती और हमेशा उसे इग्नोर करती है। पर देवकी उसे पीयू की तरह ही खुद की बेटी मानती है। अब आर्या पापा को तस्वीर दिखा के घूमने जाना है कहती है। पापा कहते हैं कि मैं कल न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, आने के बाद घूमने जाएंगे। फिर आर्या उन्हें वैलेंटाइन डे की पार्टी में जाने के लिए परमिशन मांगती है पर देवकी झिझकते हुए पूछती है कि पार्टी कहाँ हो रही है और तुम्हारे साथ कौन कौन है। पर आर्या उसे गुस्से के साथ कहती है, सारे सवाल पूछेगी क्या मैम? पापा कहते हैं आर्या माँ है तुम्हारी, अच्छे से बात करो। आर्या कहती है पापा आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या कि सब मैम से ही पूछकर डिसाइड करोगे? बिना खाना खाए वो कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद देवकी खाना लेकर आर्या के कमरे में जाती है। उसे बताती है कि पापा ने परमिशन दे दी है, तुम जा सकती हो पर खाना खा लो। खाने पर कभी गुस्सा नहीं करते पर आर्या उसे इग्नोर करती है। अगले दिन आनंद न्यूयॉर्क जाने के लिए निकलता है। आर्या उनसे कल रात के लिए माफी मांगती है। कहती है मैंने आपका और मैम का दिल दुखाया है। पापा कहते हैं बेटा वो तुम्हारी मॉम है, ऐसे बिहेव मत करो। आर्या कहती है मैम मेरी माँ नहीं है, आप मेरी माँ को भूल चुके हो पर मैं नहीं भूलूंगी। पापा कहते हैं तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैं अकेला तुम्हें नहीं संभाल सकता था और देवकी ने तो हम सबको एक्सेप्ट किया है, तुम भी उसे एक्सेप्ट कर लो। पर आर्या रोते हुए कहते हैं कि मॉम की लाइफ में बेटी आती है, बेटी की लाइफ में मॉम नहीं, मुझसे नहीं होगा पापा, और रोने लगती है। फिर आनंद उसे गले लगाता है और न्यूयॉर्क के लिए निकल जाता है। आगे हम देखते हैं कि देवकी से मिलने दो किन्नर आती है क्योंकि देवकी ने उन्हें पढ़ाया है और उसकी वजह से उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया है तो वो मिठाई लेकर आती है। देवकी उनकी मेहनत देख बहुत खुश होती है। अब आर्या अपने दोस्तों के साथ सैटरडे नाइट पार्टी में जाने के लिए रेडी होती है। हम देखते हैं कि पार्टी में वो लोग ड्रिंक करते हैं और पार्टी एंजॉय करते हैं। वहीं हम मोहित को भी देखते हैं। वो अपने कजन भाई चार्ल्स और के दोस्तों के साथ पार्टी में आया होता है। चार्ल्स कहता है कि तुझे वो लड़की पसंद है क्या, उसके साथ जाकर डांस कर। मोहित आर्या को डांस के लिए पूछता है पर आर्या उसे इनकार करती है। मोहित गुस्सा होकर कहता है कि मैं तो सिर्फ तुझे डांस के लिए कह रहा हूँ। फिर भी आर्या उसे रिजेक्ट करती है। यह चार्ल्स उस पर हंसने लगता है, कहता है तुझे वो लड़की चाहिए क्या, और खुद 2 ड्रिंक बनाकर एक में नींद की दवा मिलाता है और आर्या के पास जाता है, उसे ड्रिंक का ऑफर देता है पर वो मना करती है। पर उसकी दोस्त स्वरा अनजाने में वो दवाई वाली ड्रिंक पी जाती है। अब चार्ल्स भी रिजेक्ट होने से बहुत गुस्सा होकर बैठता है और मोहित उस पर जोर जोर से हंसने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि आर्या क्लास के एक लड़के कबीर को प्यार करती है। वो उसे प्रपोज करने वाली थी पर वो देखती है कि कबीर किसी और को प्रपोज करता है, तब वो निराश होती है। यहाँ मोहित, चार्ल्स और उसका क्रिमिनल दोस्त जोगिंदर डिसाइड करते हैं कि वो आर्या को सबक सिखाएंगे। फिर स्वरा को ड्रिंक से चक्कर आने लगते हैं। तब आर्या उसे बिठा के टैक्सी को कॉल करने बाहर जाती है। तभी देवकी का उसे कॉल आता है। देवकी पूछती है कि घर आने में कितना वक्त है। वो बताती है कि 40-45 मिनट में आ जाऊंगी और वो टैक्सी को कॉल करती है। पर हम देखते हैं कि मोहित, चार्ल्स और उसका दोस्त जोगिंदर उसे दबोच लेता है और वही सिक्योरिटी गार्ड बाबरा भी उन सब की मदद करता है। आर्या को जबरदस्ती से पकड़ में गाड़ी में डालते हैं और चलती गाड़ी में उसके साथ बेरहमी से जबरदस्ती करते हैं। मोहित अपना बदला लेने के लिए मासूम आर्या पर तरस नहीं खाता। आर्या बहुत चीखती चिल्लाती है। मोहित कहता है अब बुला अपनी माँ को और आर्या को एक नाले में फेंक कर अधमरा छोड़कर चला जाता है। यह देवकी परेशान होती है क्योंकि बहुत टाइम से आर्या घर नहीं आई। तब वो खुद पार्टी में आती है। उसे वहाँ पर मोहित और आर्या के सभी दोस्त दिखते हैं पर सिर्फ आर्या नहीं
नहीं दिखती। वो बहुत डर जाती है और पुलिस स्टेशन जाती है। इंस्पेक्टर को बताती है कि आर्या ने बोला था 40-45 मिनट में घर आएगी, पर 3 घंटे से ऊपर हुआ वो घर नहीं आई, ना ही कॉल उठा रही है। तब इंस्पेक्टर आर्या का नंबर ट्रेस करने को कहता है आज वैलेंटाइन डे है, सारे लड़के लड़कियां एक साथ होते हैं, कहीं ना कहीं होंगे, आप टेंशन मत लीजिए, वो जल्द से जल्द मिल जाएगी, और हौसला देते हुए उन्हें घर भेज देता है। तभी पुलिस स्टेशन में बैठा एक आदमी देवकी को देखने लगता है। देवकी घर जाने के लिए निकलती है, तभी वो उसके पास आता है, उसे बात करने की कोशिश करता है। असल में वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव दयाशंकर कपूर है। वो देवकी को अपना कार्ड देता है, कहता है मैंने आपको पुलिस स्टेशन में देखा था, आपको जरूरत हो तो मुझे कॉल करिए। भोले शंकर पर भरोसा रखिए, वो सब ठीक कर देगा। पर देवकी उसका कार्ड लेकर उसे इग्नोर करते हुए चली जाती है। अगली सुबह एक जॉगिंग करते आदमी को नाले से आर्या मिलती है। वो उसे जेपी केयर हॉस्पिटल में एडमिट करता है। देवकी हॉस्पिटल आती है। आर्या की हालत देख उसे बहुत दर्द होता है। डॉक्टर बताती है कि आर्या को गला दबाकर मारने की कोशिश की है, जिससे उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आर्या को फिजिकली अब्यूज किया गया है, उसका बलात्कार हुआ है। ये सुन के देवकी का हौसला टूट जाता है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। उसका दर्द हम उसके आंसुओं से देखते हैं। अब इस केस को हैंडल करने के लिए क्राइम ब्रांच से इंस्पेक्टर मैथ्यू आता है। देवकी को बताता है कि हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू की है, पार्टी के सभी लोगों का इंटरोगेशन चल रहा है, और जब भी आर्या को होश आएगा उसका स्टेटमेंट लेना होगा। अब उसी हालत में वो आनंद को कॉल करके ये बताती है। अब आर्या को होश आता है, पर हम देखते हैं कि वो देवकी से अपना दर्द जाहिर नहीं करती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इसका जिम्मेदार उसी को समझ रही थी। अब आनंद वापस आता है, वो भी आर्या की हालत देख बहुत रोने लगता है। आखिर आर्या अपने पापा को देख अपने अंदर दबे दर्द को बाहर निकालती है। वो आनंद को गले लगाकर बहुत रोने लगती है। देवकी आर्या से उन दोषियों के बारे में पूछने की कोशिश करती है, पर आर्या कुछ नहीं बताती। सिर्फ मोहित ने जो बात कही वो दोहराती है कि बुला अपनी माँ को। ये सुनकर देवकी समझ जाती है कि कहीं ना कहीं मोहित ने ही ये घिनौना काम किया है। वो बहुत हैरान हो जाती है। यह इंस्पेक्टर मैथ्यू आर्या के दोस्तों से पूछताछ करता है और मोहित, चार्ल्स, बाबूराव और जोगिंदर को फटाफट से अरेस्ट करता है। अब आर्या का वकील उन चारों का स्पर्म सैंपल का टेस्ट कराने की अपील करता है। आर्या की स्टेटमेंट भी कोर्ट में दिखाई जाती है, पर आर्या की मेडिकल रिपोर्ट में उन चारों का स्पर्म नहीं मिलता, सिर्फ अल्कोहल पाई जाती है, और उनके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिलता, क्योंकि उन लोगों ने सारे सबूत मिटाए होते हैं। आनंद और देवकी बहुत परेशान होते हैं। उनका वकील बताता है कि इंसिडेंट के 3 दिन बाद आर्या ने स्टेटमेंट दिया था और स्पर्म 72 आवर्स के बाद कलेक्ट हुए, तब तक वो डिस्ट्रॉय हुए थे। आखिर 37 दिन केस चलने के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। जज कहता है कि 14 फरवरी को आर्या नशे में थी, इसीलिए उसका स्टेटमेंट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बिना किसी शक के साबित नहीं होता कि चार्ल्स, मोहित, बाबूराव और जोगिंदर इन चारों ने ही रेप किया है, इसीलिए ये कोर्ट उन्हें रिहा करती है। यहाँ हम देखते हैं कि रेप जैसा घिनौना कांड करने पर भी वो लोग कानून से बच निकलते हैं, सिर्फ अपने पैसों के दम पर। इस बात से आनंद अपना आपा खो देता है और वही उन चारों को मारने लगता है। तब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। देवकी उसे बेल से छुड़ाती है। तभी मैथ्यू कहता है, देवकी जी मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। वो कहती है कि आप हमारा दर्द नहीं समझ सकते। इस देश में रेप तो किया जा सकता है, पर रेपिस्ट को एक थप्पड़ भी नहीं मार सकते। मैथ्यू कहता है, मैम पुलिस भेदभाव नहीं करती, जो भी लॉ अपने हाथ में लेता है उसे सजा सुनाती है, आप उम्मीद मत हारिए। पर देवकी कहती है कि अब मुझे किसी से उम्मीद नहीं रही, ना पुलिस से ना लॉ से, और निराश होकर घर जाने लगती है। यह घर में आर्या दरवाजा बंद करती है। देवकी की बहन आनंद को कॉल करके बताती है कि आर्या ने टीवी पर न्यूज देखी और इसीलिए उसने दरवाजा बंद कर लिया है। वो लोग जल्द से जल्द घर आते हैं। तब आनंद दरवाजा तोड़कर आर्या के पास आता है और हम देखते हैं कि आर्या जोर जोर से चीखने लगती है। वो अपने साथ हुए हादसे को भुला नहीं पाती, वो उसे हर वक्त महसूस करती है। ये देख देवकी बहुत रोने लगती है। आनंद उसे समझाते हुए कहता है कि हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे, उन्हें सजा जरूर मिलेगी। देवकी कहती है, सजा तो आर्या को मिली है, इस हादसे के साथ अपनी लाइफ जीना, इससे बड़ी सजा नहीं हो सकती। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरे और आर्या के बीच सब ठीक हो जाएगा, अब सब खत्म हो गया। मेरी बेटी मुझसे इतनी दूर चली गई कि उसे वापस लाना नामुमकिन हो गया है।
अब लाइफ आगे बढ़ती है, देवकी स्कूल जाने लगती है। तब वो मोहित को देखकर प्रिंसिपल को बताती है कि ये एक रेपिस्ट है, इसे स्कूल में परमिशन क्यों दी। पर प्रिंसिपल कहता है मैं समझ सकता हूँ, पर कोर्ट ने मोहित को बरी किया है। अगर मैंने उसे स्कूल से निकाला तब उसके पेरेंट्स हमारे खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। तब देवकी इस बात से बहुत गुस्सा होती है और वो मोहित को मारने की कोशिश करती है। वो गाड़ी से उसका पीछा करती है, पर अचानक एक ट्रक उसके सामने आता है। मोहित तो बच जाता है और देवकी का एक्सीडेंट होते होते वो भी बच जाती है। फिर वो स्कूल छोड़ने का फैसला करती है, क्योंकि वो स्कूल जाएगी तो मोहित जैसे गुनहगार को खुला घूमते वो देख नहीं पाएगी। फिर हम देखते हैं कि देवकी को डिटेक्टिव दयाशंकर की याद आती है। तब वो उसे मिलने जाती है। देवकी उसे कहती है कि मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। डीके कहता है मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरी भी आर्या की उम्र की एक बेटी है। कोर्ट का फैसला गलत है, उन दरिंदों को सबक सिखाने के लिए मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। फिर डीके इन्वेस्टिगेशन करके पहले वॉचमैन बाबूराव की इन्फॉर्मेशन देता है। बताता है कि बाबूराव मंडे की रात के एक ठेके पर दारू पीते बैठता है। उसकी पूरी डिटेल्स देता है। कहता है मुझे नहीं पता कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत। देवकी कहती है आप गलत कर रहे हो, लेकिन उससे भी गलत है कि कुछ न करना। गलत और बहुत गलत में से चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे। फिर डीके बोलता है कि भोलेनाथ पे भरोसा करिए, भगवान सब ठीक करेगा। देवकी कहती है भगवान हर जगह पे नहीं होता डीके जी। डीके कहता है पता है, इसीलिए भगवान ने माँ को बनाया है। अब हम देखते हैं कि देवकी हेल्प मांगने के लिए अपने किन्नर स्टूडेंट्स के पास जाती है, जिन्हें देवकी ने पढ़ाया था और अपने पैरों पर खड़ा किया था। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों बाबूराव को रिझाने की कोशिश करती है और ठरकी बाबूराव नशे की हालत में उनके पास जाता है। जब सुबह होती है तब बाबूराव को होश आता है और खुद को अपने ही मोहल्ले में गिरा हुआ दिखता है और फिर वो अपने घर चला आता है। वही उसकी बीवी उस पर चिल्लाती हुए पूछती है कि गायब कहाँ हुए थे। तब वो उसे धक्का मार के बाथरूम में पेशाब करने जाता है, पर वो महसूस करता है कि पेशाब करने की जगह को काटा गया है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और हड़बड़ी की हालत में वो नल से टकरा कर गिर जाता है। वही उसकी मौत होती है। अब बाबूराव की मौत की न्यूज टीवी पर देखकर आर्या को शौक होता है कि उसके साथ बुरा व्यवहार करने वाला खुद मर गया, पर वो इस बात से अनजान होती है कि उसी की मां ने बाबूराव को सजा दी है। यहाँ इंस्पेक्टर मैथ्यू को आर्या के पापा पर शक होता है। तब वो उनसे मिलने पूछताछ करने की कोशिश करता है, पर आर्या के पापा अपने मजबूत भरोसे से उसका शक दूर करते हैं। फिर डीके वापस देवकी से मिलता है और चार्ल्स दीवान की इन्फॉर्मेशन का पेन ड्राइव में देता है। देवकी को पेन ड्राइव से पता चलता है कि चार्ल्स दीवान के पेरेंट्स बहुत सारी प्रॉपर्टी उसके लिए छोड़ी है और एक नाइट क्लब में वो पार्टनर है। हर सैटरडे को वो पार्टी करता है। मोहित उसका कजन ब्रदर है। मोहित के पेरेंट्स पायलट है, वो हमेशा बाहर रहते हैं। मोहित हमेशा घर में अकेला होता है। उन दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता है और मोहित के घर की चाबी चार्ल्स के घर में होती है और चार्ल्स को फिटनेस का बहुत शौक है। तब वो हमेशा प्रोटीन के पीछे पागल है। वो अलग अलग सप्लीमेंट लेता है। फिर देवकी एक प्लान करती है। वो एप्पल के बीज काट कर उसका पाउडर बनाती है और एक चाबी वाले को लेकर चार्ल्स के घर चाबी बनवाती है। उसे ऐसा जताती है कि वो घर उसी का है। फिर चार्ल्स के घर जाकर उसके प्रोटीन के डिब्बे में एप्पल बीज का पाउडर मिलाती है और चार्ल्स के घर से मोहित के घर की चाबी लेकर उसके घर जाती है और एप्पल काट कर एक सीन क्रिएट करते हैं ताकि शक मोहित पर जाए। और हम देखते हैं कि चार्ल्स जब प्रोटीन पीता है तब उसके अंदर मिलाए पाउडर से उसकी हालत बहुत खराब होती है। असल में एप्पल के बीज से एक साइनाइड बनता है जिससे इंसान की मौत हो सकती है, पर चार्ल्स को पैरालाइज होता है। वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं होता है। उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। अब मोहित उसे मिलने हॉस्पिटल आता है। वही इंस्पेक्टर मैथ्यू को पुलिस ऑफिसर बताता है कि चार्ल्स के पेट के अंदर एप्पल के बीज का साइनाइड मिला है जिससे ये पैरालाइज हुआ है। मैथ्यू को मोहित पर शक होता है। तब वो उसके घर की तलाशी लेता है। तब देवकी ने क्रिएट किया सीन के वजह से मैथ्यू को मोहित के खिलाफ सबूत मिलता है और वो उसे गिरफ्तार करता है, पर उसे वहां पर एक चश्मा मिलता है। असल में वो चश्मा देवकी का होता है। तब वो देवकी से मिलने आता है। कहता है आर्या के सैंपल को अपने डॉक्टरों से चेकअप करवाना चाहता हूँ, तो डॉक्यूमेंट पर साइन कीजिए। देवकी मैथ्यू के अचानक अपने सामने देख हिचकिचाती है। वो हड़बड़ाते हुए अपना चश्मा ढूंढती है। तभी मैथ्यू चश्मा निकाल कर उन्हें देता है। कहता है कि आप इसे तो नहीं ढूंढ रहे ना, पर देवकी ने ऑलरेडी एक चश्मा लिया होता है। वो कहती है कि आप भी सेम चश्मा पहनते हो क्या, और डॉक्यूमेंट पे साइन करती है। मैथ्यू उसे सजेशन देता है कि चौथा जोगिंदर पक्का वाला
क्रिमिनल है, अगर मेरी 2 बेटियां होती तो मैं उसे मारने नहीं जाता। पर देवकी परेशान होकर घर चली जाती है। यह आर्या चार्ल्स और मोहित की न्यूज टीवी पे देखकर बहुत खुश होती है और वो अपने हादसे से उबरना चाहती है। तब वो अपने पापा को बताती है कि वो घूमने जाना चाहती है। तब उसके पापा खुशी से तैयार होते हैं। आनंद ये बात देवकी को बताते हैं। फिर देवकी भी बहुत खुश होती है। फिर देवकी डीके से मिलने जाती है। वो बोलता है कि जोगिंदर की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, मैं उसके गांव चला गया, उसका बाप मर गया पर वो अंतिम संस्कार में नहीं आया। आप आर्या को लेकर घूमने जाइए, तब तक मैं उसकी पूरी जानकारी इकट्ठा करता हूँ। तब देवकी कहती है कि पुलिस अलर्ट हुई है, आप संभाल कर रहिए और उसे थैंक यू कहकर वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि मैथ्यू डीके को पकड़ता है, उसे पूछताछ करने की कोशिश करता है पर उसका सीनियर ऑफिसर उसे इस केस को बंद करके दूसरे केस पर काम करने को कहता है और डीके को छोड़ने को बोलता है। यहाँ जोगिंदर मोहित से मिलने जेल आता है। हम देखते हैं कि मोहित की हालत बहुत खराब होती है, उसे चलने में दिक्कत होती है क्योंकि उसने जो आर्या के साथ किया था जेल में वही उसके साथ होता था। जोगिंदर मोहित पर शक करता है कि उसी ने उन तीनों को मारा है पर मोहित कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, अगर किया होता तो मैं जेल में नहीं होता, मैं तो जेल में हूँ पर अगला नंबर आपका हो सकता है। तब वो बहुत परेशान होकर चार्ल्स दीवान से मिलने हॉस्पिटल आता है। वही डी के जोगिंदर का पीछा करके उस पर नजर रखता है। जोगिंदर चार्ल्स को सच्चाई पूछने की कोशिश करता है। तब चार्ल्स बड़ी मशक्कत के बाद बताता है कि आर्या की माँ ये सब कर रही है। तब वो आर्या के घर आता है पर वहाँ का वॉचमैन उसे भगा देता है। वही उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और हम देखते हैं कि जोगिंदर डीके के ऑफिस आता है, उसे मारता है। उसके फोन से देवकी के घर कॉल करता है तो पता चलता है कि वो लोग घूमने गए हैं। डीके हंसते हुए कहता है तुझे देवकी के बारे में पता चला ही है तो सरेंडर कर दे। पर जोगिंदर कहता है मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ कि जो एक औरत से डर के भाग जाए। डीके कहता है तू अपने आप को मर्द कहता है, मर्द रेप नहीं करते साले सुअर। तभी जोगिंदर उसे गोली से मार देता है। दूसरी तरफ आर्या अपने दर्द को भूलने की कोशिश करती है और अपने परिवार के साथ पहाड़ों में घूमते हुए खुशी महसूस करती है। अब मैथ्यू डीके के ऑफिस आता है, वहाँ उसकी लाश पड़ी होती है। वो सारे एविडेंस कलेक्ट करता है। वही डीके के चश्मे से उसे कैमरा मिलता है और उस कैमरे से उसे सारी सच्चाई पता चलती है। दूसरी तरफ जोगिंदर ढूंढते हुए देवकी जहाँ रुकी है वहां आता है। पहले आर्या के पापा को गोली से मार देता है, फिर आर्या के पास जाता है। वही देवकी आती है और आर्या को भागने को कहती है। जोगिंदर देवकी को एक प्लास्टिक बैग से चेहरे पे डाल के उसे मारता है। वही देवकी दम तोड़ देती है। जोगिंदर आर्या का पीछा करता है पर वो छुप जाती है। वहीं पर हम देखते हैं कि देवकी जिंदा होती है। वो भागते हुए उसका पीछा करती है पर जोगिंदर उस पर बंदूक तानता है। वही इंस्पेक्टर मैथ्यू आता है और जोगिंदर को बहुत मारता है। तभी देवकी जोगिंदर की पड़ी गन लेकर उसे मारने को बंदूक तानती है पर मैथ्यू उसे रोकता है, कहता है मेरे पास इसके खिलाफ एविडेंस है, इसको सजा मिलेगी, अगर तुमने इसे मारा तो तुम खुद जेल चली जाओगी। पर देवकी रोते हुए कहती है कि ये सब फिर से होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। तब मैथ्यू अपनी गन देकर उसे मारने को कहता है। जोगिंदर डर जाता है क्योंकि अगर वो अरेस्ट हो जाएगा तब वो छूट सकता है, पर अब तो देवकी उसे मार देगी। जोगिंदर इंस्पेक्टर को कहता है कि इसने चार्ल्स को जहर दिया, मोहित को फंसाकर जेल भिजवाया और बाबूराव को तो काट ही डाला। तुम जो कर रहे हो वो इनलीगल है। आखिर देवकी जोगिंदर को गोली मार देती है और अपने बेटी को इंसाफ देती है। वही हम देखते हैं कि आर्या पेड़ से छुपकर ये सब देख रही होती है। उसकी आंखों से आंसू आते हैं। आज तक वो देवकी को गलत समझ रही थी, कभी उसे माँ का दर्जा नहीं दिया, पर उसी देवकी ने उसको इंसाफ देने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। आखिर आर्या देवकी को माँ पुकार कर गले लगाकर बहुत रोती है और ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। ये कहानी समाज का एक आईना है। रियल जिंदगी में न जाने कितनी मासूम औरतों को इस सिचुएशन से गुजरना पड़ता है और जो रेप जैसा घिनौना काम करते हैं वो खुद कानून से बचकर निकल जाते हैं। सच में भगवान हर जगह पे नहीं होता, इसीलिए उसने माँ को बनाया। जिस तरह से देवकी ने अपने बेटे के लिए इतना बड़ा कदम लिया, उसी तरह हम सबको इस घटिया लोगों के खिलाफ होना चाहिए और ऐसा काम करने वालों को जेल नहीं बल्कि मौत की सजा देनी चाहिए। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट द्वारा बताइए। अगर हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल मूवीज एक्सप्लेन मोस्टली को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।